वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अक्षय जैन है और हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अगला टास्क फॉर द क्लासिकल। ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस के लिए। और इससे पहले का एक लेक्चर हो चुका है, दिस इज द सेकंड लेक्चर। बिना टाइम गवाए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कंस्ट्रेंट हम लोगों ने शुरू किया था और आज हमको पढ़ना है कंस्ट्रेंट के कुछ एग्जांपल्स। ठीक। कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल्स बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना है चीज़ों को। एस आई आर नेट में भी कभी ना कभी एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि बेटा इनमें कौन सा कंस्टेंट है। पोजीशन के बेसिस पे हम लोगों ने दो कंस्टेंट निकाले थे, होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक। टाइम के रिस्पेक्ट में भी दो निकाले थे, सेलोनोमिक और रियोनोमिक। एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकाले थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। और मोशन के रिस्पेक्ट में बायलेटरल एंड यूनिट्रल। इन सब चीज़ों के बावजूद अब हम आज पढ़ेंगे हमारा अगला टास्क कि एग्जाम्पल जो होते हैं या कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम लोग देख सकते हैं कि उन एग्जाम्पल में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स उपस्थित होते हैं। वो सारी बात आज करेंगे। चलिए, हेडिंग तो सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो बड़े आसान है। नंबर वन, जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा मान लो रिजिड बॉडी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये कोई रिजिड बॉडी है, मतलब दृढ़ 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 बॉडी है एकदम। रिजिड बॉडी, दृढ़ निकाय बोल सकते हो आप हिंदी में। और ये मैं ले रहा हूँ सिस्टम ऑफ। तो और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए ना, बहुत सारे देसी उपाध्याय करके बुक आती है, उसको आप देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल। तो टू पार्टिकल्स, मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जहाँ पर दो पार्टिकल हैं। फटाफट से मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ये कोई सिस्टम है। यहाँ मान लीजिए ये M1 पार्टिकल है, यहाँ मान लो ये M2 पार्टिकल। ये किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं, से बंधे हुए। ओरिजिन से देखें तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस R1 है और इस पार्टिकल की डिस्टेंस R। अब ऐसे अगर और एग्जांपल भी चाहिए ना, तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाओगे ना, एक फोल्डर बना हुआ है CSIR, क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर CSIR नेट। वहाँ भी आपको यही चीज़ें पढ़ाई हुई, बिकॉज सिलेबस तो सेम ही होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए मैंने कंस्ट्रेंट्स के। इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 - R2। एस यू नो, वेक्टर रूल ये तो बात बोलता है कि अगर मैं सपोज इसको R मान लेता हूँ, इस वाली डिस्टेंस को M2 से M1 को, तो दो डिस्टेंस एक साथ जा रही है, तो R2 वेक्टर प्लस, सपोज वो R वेक्टर है और एक उसके अपोजिट जा रही है, R वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 - R2 का रहेगा। तो सिंपल है वो तो। अब इसमें आपको ये पहचानना है कि इनमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, इसमें होलोनोमिक कंस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। आप खुद देखो, समझाते हैं कैसे फॉलो कर। इस एग्जांपल को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, देखो। रिजिड बॉडी इज द सिस्टम ऑफ is the system of massive particles। तो वो सिंपल। या फिर आप इसको हैवी पार्टिकल्स,
इट्स ए हैवी पार्टिकल। और M1 एंड M2 का नाम रख दो आप। प्लेस एट स्मॉल प्लेस एट स्मॉल एल। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको आर नहीं मान के एल मान लेता हूँ। चलो, दोनों पार्टिकल कहाँ रखे हुए बेटा? स्मॉल एल डिस्टेंस। ठीक है, तो एल डिस्टेंस टू ईच अदर, एक दूसरे से वो एल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये बड़ी बात हुई है ना। तो लेट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, क्या है ये है पोजीशन वेक्टर, बिकॉज हम पोजीशन भी तो निकालेंगे ना। आर देयर पोजीशन वेक्टर, है ना। तो उसकी पोजीशन क्या है वो तो करनी पड़ेगी आपको। तो अगर मैं उसका मोड निकालूं, मोड का मतलब ये है कि केवल डिस्टेंस, डायरेक्शन मत निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल लो बस। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हो तो आप चाहे R2 माइनस R1 करो या R1 माइनस R2 करो, एक ही बात, वो एल आएगा। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो, और ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल तो रिजिड है। रिजिड है इसका मतलब वो चेंज होगा नहीं। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? फिक्स है। इसको आप एक परफेक्ट इक्वेशन का रूप दे पा रहे हो ना, देखो, बराबर लगा लगा या तो ग्रेटर देन है ना लेस देन है, तो इसीलिए इसको होलोनोमिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में बोलना हो, क्या बोलेंगे? हियर द कांस्टेंट्स आर होलोनोमिक। होलोनोमिक क्यों बोला? कल लिखा है था होलोनोमिक में कि फंक्शन जो होता है वो बराबर जीरो के होता है। अब यहाँ पर एल को इधर ले आओगे तो जीरो हो जाएगा, तो एग्जैक्ट बराबर का साइन लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लेस देन है या ग्रेटर देन है या कुछ और है। एग्जैक्ट बराबर है, इसका मतलब ये है कि आप इसको होलोनोमिक बोल सकते हो। ठीक है, ग्रेटर लेस देन होता तो बात अलग थी, में कंफ्यूजन रहता, तो इसलिए वो नॉन होलोनोमिक। टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ये रियोनोमिक होगा। आप बोलोगे सर रियोनोमिक क्या होता है? रियोनोमिक का मैंने कल आपको एक मीनिंग लिखा है, ठीक है ना। रियोनोमिक होता है डेल एफ अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू टी, मतलब जो टाइम पर डिपेंड करता है वो रियोनोमिक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, सॉरी तो उल्टा बोले फिर रियोनोमिक सेलोनोमिक हुआ, बिकॉज रियोनोमिक टाइम पे डिपेंड होता है ना, और ये थोड़ी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। रिजिड बॉडी है तो टाइम पे डिपेंड थोड़ी करेगी वो तो फिक्स रहेगी, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसको स्लेरोनोमिक बोलेंगे, स्लेरोनोमिक। ओके, तीसरा है कंजर्वेटिव। हो गई, कंजर्वेटिव क्यों होगा बेटा? क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि वो रिजिड है ना, दैट्स व्हाई ये कंजर्वेटिव होगा। एंड ये बाइलेटरल होगा, क्योंकि दोनों दिशाओं में मूव कर सकता है वो, बाउंडेशन नहीं है दोनों पार्टिकल की, या तो वो रिजिड बॉडी यहाँ मूव करेगी या वो यहाँ मूव करेगी, कहीं ना कहीं तो मूव करेगी ना, तो जाएगी दोनों दिशाओं में जा सकती है। बायलैटरल। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल, डिफॉर्मेबल बी। डिफॉर्मेबल का मतलब जो डिफॉर्म हो सकता है उसे बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। सेकंड एग्जांपल,
फॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्म मतलब था डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना। डिस्ट्रॉयड बॉडी, ऐसी बॉडी जो एकदम खत्म होने की कगार पे हो या खत्म हो सकती है। सेम यही बॉडी है ना। बस इतना सा अंतर है कि इसकी जो लेंथ है ना वो बार बार चेंज हो रही है। तो समझाता हूँ मैं आपको, जैसे स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप खींचो तो धीरे 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 एक हद तक तो खींचेगी, पर फिर वो टूट जाएगी। ये तो होता है ना, वो टूट जाएगी, तो वो बॉडी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एग्जाम्पल ले लो आप। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक स्पीड एग्जाम्पल, उसमें है ना क्या होगा सुनो, फॉर लेंथ चेंज होगी समय के साथ, कि अलग अलग लेंथ है ना दोनों पार्टिकल के बीच की। और डिस्ट्रॉयड बॉडी, ब्रैकेट में तो स्प्रिंग लिख सकते हो आप, द लेंथ, द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल में बी चेंज्ड। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेंथ रखती है ना दोनों पार्टी के बीच। आप ये बोल सकते हो R2 - R1 जो है ना हो जाएगा L ऑफ टी, लेंथ इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। कंस्टेंट, ऐसी बात है, बराबर का साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, बराबर के साइन में तो हमेशा क्या होता है, होलोनोमिक होता है, कंस्टेंट्स। तो टाइम पे डिपेंड है इसलिए रियोनोमिक। तो देखो स्प्रिंग जब टूटेगी तो ऊर्जा का क्षय होगा, तो इससे डिसिपेटिव भी हो जाएगा, ये नॉन कंजर्वेटिव। और स्प्रिंग तो खैर जैसे ऊपर बॉडी दो दिशाओं मूव कर सकती है, ऐसे यहाँ भी मूव कर सकती है, बाइलेटरल हो जाएगा। तो दोनों दिशाओं मूव कर सकती है ना, तो कोई तीसरा एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब जैसे मान लो एक छत है, आपको डायग्राम, ये ऊपर छत है, वहां से आपने लटका दिया एक पेंडुलम। पेंडुलम तो बेटा यहाँ भी जा सकता है कहीं पर भी, ये मान लो उसकी एक पोजीशन हो सकती है मे बी, ये उसकी दूसरी पोजीशन हो सकती है मे बी। पेंडुलम कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आर डिस्टेंस है मान लो, ये एल लेंथ का है, तो ये भी एल लेंथ का ही होगा ना, दिक्कत थोड़ी है। लेंथ थोड़ी चेंज होगी, तो बस थीटा चेंज होगा। यहाँ पर पेंडुलम जो रुकता है ना, तो यहाँ पर इतनी स्पीड में होता है पेंडुलम कि क्या बताएं, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है यहाँ पे, और बिल्कुल रुकता ही नहीं है वो। तो यहाँ मैक्सिमम तक अगर पहुँच जाएगा तो वहाँ जाके रुक जाएगा, वापस नीचे कूद जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ये उल्टा हो जाएगा, बस खत्म काम। यहाँ भी तो सेम पोजिशन है। तो इस स्थिति में आप खुद सोचो कौन कौन से इसमें होने चाहिए। देखो सिंपल पेंडुलम,
is a system small m mass attached by rigid support to a frictionless टेंशनलेस। फ्रिक्शन मतलब कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। टेंशनलेस और कोई टेंशन भी नहीं है। फीड धागा ऑफ एल लेंथ। एल लेंथ का धागा है, मान लो, जो बंधा हुआ है। एल लेंथ का वो धागा है जिससे वो बंधा हुआ है, मान लो। ठीक है। ये जो सिस्टम है आपका, ये पेंडुलमिक सिस्टम कहलाता है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो मोशन कैसे होगी पेंडुलम की? फॉर द मोशन अलोंग, ये ओ पॉइंट मान लो, अलोंग ओ पॉइंट ऑफ लेंथ द लेंथ, द लेंथ इज ऑलवेज को लेंथ थोड़ी चेंज होगी, बताओ। वो तो पेंडुलम करता रहेगा, यहाँ है तब भी लेंथ एल है, यहाँ है तब भी लेंथ एल है। सिंस आर है वो लेंथ के बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो पॉइंट्स है, चाहे वो पेंडुलम कहीं भी जाए। इसलिए अब इसमें कांस्टेंट पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो आप हियर कांस्टेंट्स आर पोलोनोमिक, क्योंकि बराबर का साइन है। कंजर्वेटिव, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं करी ना लेंथ, तो कंजर्वेटिव रहेगा वो तो। और टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि स्लेरोनोमिक। स्लेरोनोमिक है ना, देखो। और पेंडुलम दो ही तरफ मोशन करेगा, लेफ्ट में और राइट में। दोनों तरफ मोशन करने से इसे बोल देंगे बायलेटरल। बायलेटरल है ना, दो ही तरफ मोशन कर रहा है ना पेंडुलम, बोल सकते हैं। हाँ, अगर इसी लेंथ को तुम वेरी करवा दो और स्प्रिंग लगा दो, मतलब कहने का ये है कि अब अगले एग्जांपल में ऐसा करो, स्प्रिंग लगा दो। इसमें क्या लगा दो? नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसे ना स्प्रिंग लगा दो, फिर उससे बांध दो फांस, और फिर कराओ पेंडुलम मोशन। तब क्या हो? ये आपके लिए प्रश्न। ये एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, चलो। अच्छा, सिंपल पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ। फटाफट से 2 मिनट में आया, तुम फटाफट सोचो इसका क्या करना है इसका।
ओके, देखो बहुत सिंपल है। वेरिएबल लेंथ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? तो व्हेन वेरी इजी, व्हेन द लेंथ when the length of stem pendulum is variable। ठीक है, जैसे अब जो डिस्टेंस है उस ओ पॉइंट से, तो एल जो है ना वो टी के साथ वेरी करेगा। क्या हो जाएगी? तो इट इज होलोनोमिक, इट इज होलोनोमिक क्योंकि बराबर का साइन लग रहा है इसलिए, और टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए रियोनोमिक। और टाइम पे डिपेंड है इसलिए डिसिपेटिव भी तो होगा, एनर्जी उसकी जाएगी। और पेंडुलम तो खैर दोनों तरफ मोशन करता है इसलिए बायलेटरल भी कोई दिक्कत है ना। एग्जाम्पल है स्फेरिकल कंटेनर विद रेडियस। एग्जाम्पल नंबर 5, स्फेरिकल कंटेनर विद आर रेडियस। एक कंटेनर है जिसकी रेडियस आर है, कंटेनिंग गैस मॉलिक्यूल, उसमें गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो गैस भरी हुई है बस, कंटेनिंग गैस मॉलिक्यूल। सही बात। उसमें क्या गैस भरी हुई है, सपोज जरा सी, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लो गैस कंटेनर है। यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M, ये दो मैं पार्टिकल मान रहा हूँ मान, ठीक है। इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, ऐसे मैंने पासिव पार्टिकल अज्यूम कर लिए। फिर यहाँ से आपको डिस्टेंस आ रही है। ये बताओ पार्टिकल इस आर डिस्टेंस के अंदर रह सकता है ना? कोई भी पार्टिकल सही रहेगा और बाहर थोड़ी जाएगा, या भी सरफेस पे जाए, ठीक है। तो लेस देन का साइन यहाँ पर आएगा। और स्फेरिकल कंटेनर और स्फेरिकल कंटेनर at radius r, the molecule of gas the molecule of gas can be moving, can be moving inside the container। ऑब्वियस सी बात है, कंटेनर के अंदर मूव करेगा ही ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट इज इट कैन नॉट बी, it cannot be moved outside container। क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें।
सिंपल। अब यहाँ पर बस अंतर इतना सा आया कि जो आर है ना, वो लेस देन इक्वल टू आर को फॉलो, ठीक है। और जब ऐसा लेस देन का साइन आ जाता है ना, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अ, यहाँ पर नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट लग जाए। कांस्टेंट्स आर नॉन हॉलोनोमिक, टाइम पे डिपेंड तो खैर कर नहीं रहा, एरोनोमिक हो जाएगा। तो दो ही तरफ मूव कर सकता है पार्टिकल, भी आएगा तो यहाँ भी आ सकता है, तो बायलेटरल हो जाएगा। अब रही बात कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी होती है? अगर आइडियल गैस है कंजर्वेटिव होगा, और अगर रियल गैस है मतलब वंडरवॉल गैस है तो नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? चौथा वाला मैंने लिखा नहीं, वो कंडीशन के साथ लिखेंगे। इट इफ द मॉलिक्यूल इज आइडियल, या फिर इफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस ऑफ द आइडियल गैस, फिर आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, समझ गया? समझ जाओ थोड़ा सा। देन कंजर्वेटिव स्टैंड, देन कंजर्वेटिव कांस्टेंट, सिंपल सी बात। कंजर्वेटिव कांस्टेंट पॉसिबल, अदरवाइज डिसिपेटिव। मतलब अगर रियल गैस है या आइडियल नहीं है या वंडरवॉल गैस है, फिर डिसिपेटिव गैस, ठीक है ना। कोई क्लास एग्जाम्पल और लिख लो, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग इसमें देख सकते हो ना, इसमें बुक में, ठीक है। और द मोशन ऑफ रोलिंग डिस्क, और सिक्स एग्जाम्पल है फॉर द मोशन ऑफ डिस्क विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट स्लाइड। स्लाइड मतलब फिसलना है ना, स्लाइड नहीं कर रहा, वो घूम रहा है बस, रोल कर रहा है। देखो रोलिंग डिस्क ऐसी होती है कि ये डिस्क है, तो इस पर इतना रिएक्शन फोर्स मान आर वर्क, जब रोल करती है तो इसके पास कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ कि ए है, तो इस पर नीचे की ओर एम जी लग रहा है ना? ये एक तरफ की मोशन हो, ओके। और हो सकता है रिएक्शन फोर्स है इसकी वजह से वो डिस्क इधर ही मोशन करे, ओमेगा से। तो खैर एम जी लगना ही है दोनों दोनों स्थिति में। और ऊपर की तरफ मान लो ये आर वेक्टर लग रहा है, कोई डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि जो उसका एम जी फोर्स है, वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स से, रिएक्शन फोर्स से जो है कम होगा, ठीक है। आप चाहो लिख सकते हो द परफेक्ट रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन लेस, द फ्रिक्शन फोर्स नॉट डूइंग एनी वर्क, और परफेक्ट रफ सरफेस द फ्रिक्शन फोर्स नॉट डूइंग एनी वर्क, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिस पॉइंट आप कॉन्टैक्ट हो, जैसे मान लो ये डिस्क यहाँ से इस पर मोशन कर रही थी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हो आप, बिकॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, वो तो नहीं घूम रहा है, वो तो वही है, आपकी डिस्क घूम रही है बस, इज नॉट स्लाइडिंग।
So total mechanical energy is conserved. So the total mechanical energy is conserved and the constants is conservative. एक कांस्टेंट तो फिक्स हो गया भाई, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है ना। अब दूसरा कांस्टेंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में था, एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, कंजर्वेटिव कांस्टेंट है। तो देखना यहाँ पे ना एक लाइन लिखो, here the position vector is normally directed towards, sorry, outward. Here the position vector is normally directed outward to the plane of contact, to the plane of contact. So r वेक्टर जो है वो माइनस ए एन कैप होगा, ऊपर की ओर या बाहर की ओर होगा ना। तो इसमें आप ये बात बोल सकते हो कि दूसरा एक लाइन लिखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए कैप के बाद, और द मोशन ऑफ रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेट फोर्स, और द मोशन ऑफ रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेट फोर्स। तभी वो स्लाइड करेगा, अदरवाइज स्लाइड नहीं करेगा वो। नीचे अगर ग्रेविटेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो घूमेगा क्यों, चिपक जाएगा ज़मीन से। इसलिए ये कंडीशन फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन या लेस देन वाली कंडीशन में से एक कंडीशन है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं नॉन होमोनोमिक कांस्टेंट। बस एक लास्ट लाइन लिख लो, लास्ट लाइन ये लिखो, सो द कांस्टेंट्स आर नॉन होमोनोमिक, सो द कांस्टेंट्स आर नॉन होमोनोमिक, और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्लेरोनोमिक। और जब स्लाइड करती है ना कोई भी, तो एक बार में वो एक ही जगह जाएगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी, है ना। इसलिए यूनिट्रल होगा इसका, बायलेटरल नहीं। और कंजर्वेटिव तो क्या समझा चुका हूँ, कंजर्वेटिव। ये खत्म हुए एग्जाम्पल्स, बाकी एग्जाम्पल आपको जैसी पता है मिल जाएंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, तो लोग एमएससी में हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा, नेट में भी। बाय।